हेलो गाइस एंड वेलकम टू 2020। ये जो सीरीज़ है रिसर्च एप्टीट्यूड की, ये इसका सेकंड वीडियो है। और अब जो पिछले प्रीवियस वीडियोस में मैंने कवर कराए थे टॉपिक रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च, उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक्स हैं मैथड्स ऑफ रिसर्च एंड दिस वन, रिसर्च एथिक्स। मेथड ऑफ रिसर्च में है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। गाइस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? आपकी रिसर्चर्स हैज नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल, ओनली व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग इज रिपोर्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव मेथड होती क्या है, उसमें केवल हम हैपनिंग्स देखते हैं कि किस हिसाब से हमारी रिसर्च में, हमारी पर्टिकुलर रिसर्च है उसमें हमारे वेरिएबल्स के हिसाब से वेरी कर रहे हैं। ओके, तो उसको सर्वे मेथड भी बोल दिया जाता है, बिकॉज उसमें केवल हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। नाउ सेकंड वी हैव एनालिटिकल मेथड। तो गाइस, इसमें क्या कर रहे हैं, जो बुक्स मैंने रेफर करी थी उसमें इन्होंने एक सिमिलर टाइप की रिसर्च मेथड्स के बीच में कंपैरिजन कर रखा है, जिससे कि द आइडिया वुड बी मोर क्लियर। तो नाउ वी हैव एनालिटिकल रिसर्च। इन द एनालिटिकल रिसर्च वी हैव ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स आर यूज। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम पास एक डेटा सेट है, हम उसको एनालाइज करेंगे और उससे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स, कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट्स निकलेंगे, तो हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च। वी हैव कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। कंसेप्चुअल, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज यूज्ड बाय फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप अ न्यू कॉन्सेप्ट और टू री इंटरप्रेट अ सर्टेन फिलोसफी। ओके, अ सर्टेन रिसर्च, उसको री इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर रिसर्चर ने अपनी अपनी रिसर्च में एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके रिसर्च करी, तो उसको अलग तरीके से किस हिसाब से और भी बताया जा सकता है, ऐसा कंसेप्चुअल रिसर्चर्स जो होते हैं, फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, वो उसको इंटरप्रेट करके बताते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव एम्पिरिकल डेटा। जैसे कि मैंने कहा था कि डेटाबेस होता है, तो यस, डेटाबेस रिसर्च, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। ओके, और ये क्या करता है, हमारे आगे आने वाली फ्यूचर रिसर्चर्स को हेल्प करता है टू एनालाइज द डेटा। जितना हमारा एम्पिरिकल रिसर्च अच्छा होगा, डेटा बेस्ड होगा, उतना ही अच्छा होगा उसमें इम्प्रूवमेंट की चांसेस। ठीक है, नाउ वी हैव अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। अप्लाइड इज इमीडिएट एंड जनरलाइज्ड, जैसे कि मैंने बताया था, आपको एग्जांपल दिया था अप्लाइड का। और फंडामेंटल हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित होते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, scientific predefined procedures, evidences are collected and findings are not determined। तो फाइंडिंग इसमें डिटरमाइन नहीं की जाती, किसमें? क्वालिटेटिव में। ठीक है, देन वी हैव सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना बाय गैदरिंग क्वांटिफाइबल डेटा। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यह है क्वांटिटेटिव। नाउ वी हैव रिसर्च एथिक्स। तो अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमारी रिसर्च में कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, और रिसर्चर्स ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि आपको अपनी रिसर्च का हाई स्टैंडर्ड रखने के लिए उसमें क्या क्या एथिक्स अप्लाई करने चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए उसके। ठीक है, तो थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व इन रिसर्च स्टडीज। पहली है रिसर्चर, देन वी हैव यूजर, देन वी हैव सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इज द डोमेन और द टाइप ऑफ रिसर्च दैट यू आर डूइंग। Researchers is the person who's doing the research, and user who are benefited from that research or are using or deploying that research. Okay, it can be, sorry, it can be an organization as well। यूजर आपका ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, और जनरल पब्लिक भी हो सकती है। नाउ वी हैव एथिक कोड। तो these are the various codes of ethics that needs to be understood first. First we have high standards data accuracy, as I said earlier कि data accuracy अच्छी होनी चाहिए। It is also important for you to have ऑब्जेक्टिविटी, जैसे फेयरनेस होनी चाहिए आप रिसर्च में, हमने डिस्कस किया था। और नॉट ट्राई टू प्रूव अ पॉइंट इंटेंशनली। आपको इंटेंशनली प्रूव नहीं करना चाहिए कि यस माय रिजल्ट इज करेक्ट। वट एवर डेटा इज देयर, दैट इज ओरिजिनल डेटा,
you should interpret that data only. ठीक है. Now third is scientifically investigated data and findings totally objective. So they should be totally objective. Okay. Now we have misinterpreting statistical data. So this is a very important point. Researcher should not misinterpret his or her data. That will be not fair. Now we have preserving anonymity and privacy of respondents. तो जो डेटा सेट बनाने के लिए अगर हम कोई इस तरीके का सर्वे कर रहे हैं जिसमें हमको डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ रहा है और उनकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ रही है किसी तरीके की, तो दैट डेटा और द पर्सन हु आर रिस्पॉन्डिंग टू यू शुड हैव देयर प्राइवेसी. उनकी एनोनिमिटी हमको प्रिजर्व करनी चाहिए. देन वी हैव चेकिंग कोड ऑफ एथिक्स सेट बाय प्रोफेशनल एसोसिएशंस. So there are various ethics that are being set up by various professional associations वो follow होनी चाहिए. For a particular research, अगर आप एक ऐसी रिसर्च है जिसमें एक particular professional association के थ्रू या की गाइडलाइंस उसमें आती हैं, तो we should refer to that professional association as well. Okay. Now we have key terms. तो हालांकि टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, सो स्टिल वी हैव सर्टेन की टर्म्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम और फॉर योर लर्निंग एज वेल. नाउ व्हाट इज़ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम. तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. तो जो आप डोमेन डिसाइड करेंगे शुड बी इंटरेस्टिंग. अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अच्छी खासी उसकी वैल्यू होनी चाहिए. देन वी हैव इनोवेटिव. यू शुड ऐड इनोवेशन टू योर रिसर्च. देन इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप बजट एक्सीड कर दें अपनी रिसर्च का. एंड एकेडमिक रिसर्च में क्या होता है, इसमें it should be cost effective because it is not possible for you to invest that much of money into your research. Then we have relevancy as per needs of people, government, nation, mankind. So as per the need of people, government होनी चाहिए, relevant होनी चाहिए आपकी present context में. ऐसा नहीं कि आपने ऐसे रिसर्च कर दी कि जो काफ़ी हाई फाई है, मीन्स कि जनरल पब्लिक उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में. और इट शुड बी relevant to government, nation as well. Okay. Now timeliness, timeliness. It should be time bound. पर्टिकुलर टाइम पर आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जानी चाहिए. जैसा कि आमतौर पे जो एकेडमिक रिसर्च होती हैं जो कॉलेजेस में होती हैं या पीएचडीज अगर आप करते हैं तो पीएचडी वगैरह में जो होती हैं तो इट इज़ टाइम बाउंड, वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाती हैं. नाउ क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर. अगर आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी द क्वालिटी दैट यू शुड इम्बाइब. तो फर्स्ट इज रिसर्च ओरिएंटेड. यू शुड बी रिसर्च ओरिएंटेड. ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट कलेक्टिंग अ डेटा और यू आर जस्ट सीइंग थिंग्स एज दे आर. यू शुड बी हैव इनोवेशन इन योर माइंड. आपको थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए और थोड़ा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर. ओके. देन वी हैव इफिशिएंट. यू शुड बी इफिशिएंट. साइंटिफिक, यस, ऑब्वियसली बात है. इफ यू आर रिसर्चर देन यू शुड बी साइंटिफिक. इफेक्टिव होना चाहिए. एक्टिव होना चाहिए हर समय रिसर्चर को. ही शुड नॉट बी पैसिव, मीन्स कि हो जाएगा रिसर्च आराम आराम से, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. शुड बी एक्टिव इनफ टू लर्न न्यू टूल्स, न्यू काइंड ऑफ सिमुलेटर्स जो भी होते हैं आजकल. एवरीथिंग शुड बी वेरी एक्टिव. यू शुड बी रिसोर्सफुल. जैसे ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर रिसर्च के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा फंड चाहिए, लेकिन देन ही शुड मैनेज, ही शुड बी रिसोर्सफुल इनफ टू उस रिसर्च के पूरे बजट को अच्छे से कम से कम वैल्यू में कंप्लीट किया जा सके. ओके. यू शुड बी क्रिएटिव इनफ. शुड बी ऑनेस्ट. जैसे ऑनेस्ट आता है आपका इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपका डेटा की एक्यूरेसी जो हमने उसमें रिसर्च एथिक्स में हमने जो भी डिस्कस किया था, तो वही चीज़ है इसमें जो भी हमने एथिक्स में डिस्कस किया है. ओके. इकोनॉमिकल होने चाहिए. यस, इकोनॉमिकल होने चाहिए रिसर्चर को. नाउ वी हैव वेरिएबल. जो हमने रिसर्च में वेरिएबल्स हमने काफ़ी डिस्कस किया है पीछे, तो वो होते क्या हैं वेरिएबल्स. तो दे आर डिफाइंड एज अ वैल्यू विच फ्लक्चुएट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस. फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं हम. हमारे पास डिस्टेंस है तो उसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस में हमारी वेलोसिटी क्या क्या कैसे कैसे हमारी वेरी कर रही है, मीन्स. या तो फिर और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम. पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर, पर्टिकुलर प्रेशर में हमारा जो
हीटिंग है, पर्टिकुलर रिसर्च जैसे हमारी, तो उसमें हमारी हीट कैसे वैरी कर रही है प्रेशर के अकॉर्डिंग, प्रेशर देने में कितना हीट हो रही है हमारा पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ वी हैव टाइप्स, independent and dependent variables. Independent predicts the relationship with observed phenomena. Dependent one measures response. Independent है तो it is just predicting the relationship which is being observed. खाली observe जो हो रहा है हमारा, तो वो इंडिपेंडेंट में आ जाएगा हमारा, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन अदर वेरिएबल। लेकिन डिपेंड में क्या हो रहा है, इट मेजर्स वंस रिस्पॉन्स। अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल हमारा वेरी कर रहा है, दूसरा हमारा उसके अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल वन है एंड वी हैव वेरिएबल टू। अगर हम वेरिएबल वन को इंक्रीज करें तो हमारा वेरिएबल टू किस हिसाब से वेरी कर रहा है, तो दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। Now we have moderator variable chosen by researcher to determine if the changes in the relationship between dependent and independent variable. तो moderator variable क्या करते हैं, एक तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। Now we have control variable controlled by the investigator, as the name suggests. Intervening variables interface with dependent and independent variables. तो ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के हिसाब से, आपकी रिसर्च में इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है उसके हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। Now we have hypothesis. तो hypothesis is logically conjectured relationship between two or more variables expressed in the form of testable statements, ठीक है। तो testable statement जो होती है आपकी, that is the hypothesis. It should be logically conjectured and it has relationship with the within the variables, okay। अब इसके बाद आते हैं हमारे descriptive hypothesis के types, also called univariant hypothesis, contains one variable, okay। ये आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे अभी तक कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। Now correlational hypothesis, variable occurs in a specified manner, स्पेसिफाइड मैनर में जो है हमारे वेरिएबल में वो ऑकर करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल रिलेशनल हाइपोथेसिस होती है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। इनको टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं जो हमारी ये हाइपोथेसिस होती हैं। नाउ वी हैव अनदर थिंग, तो एक्सप्लेनेटरी एंड कॉजुअल, तो इट इज कॉल्ड चेंज इन वन वेरिएबल कॉजेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। तो वही इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज होते हैं इसमें, जो हम अगर एक वेरिएबल चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे में देखा जाएगा। After this we have null hypothesis, negative evidence. Then we have अगर जो नल हाइपोथेसिस होती है हमारी, हम ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, आपने देखा होगा कि हम पहले नेगेट करके प्रूव करते हैं, किसी भी चीज़ को नेगेट करते हैं उसको, फिर प्रूव होता है कि यस इट इज ट्रू, so that is the null hypothesis. Now we have alternative hypothesis, so there is a relationship between the variable under study, okay। इसमें ऐसा होता है। Now we have research hypothesis, actual hypothesis formulated by the researcher. So it is the main hypothesis which is being formulated by the researcher. Okay. Okay, thank you friends. So if you like this video, please subscribe the channel and share and like. और आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। और प्लीज़ अगर इसमें आपको कुछ और हेल्प चाहिए इस टॉपिक में तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड so I am trying to cover most of the topics here in short time. तो अगर कोई भी टॉपिक छूटता है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक छूटा है तो देन प्लीज़ डू कमेंट, सो दैट कि हम और इम्प्रूव कर सकें। एंड थैंक यू गाइस।